नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्या विमान में। ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है। इसके और लेक्चर आगे मिलेंगे आप लोगों को, तो बने रहिए। तो क्लास 8 तक अब आप सभी ने पढ़ लिया है कि चार्ज रेस्ट स्टेट में आप लोगों ने पढ़ लिया है। कहाँ? जब हम रॉड को रब कर रहे थे सिल्क क्लॉथ से, तो उस टाइम जो चार्ज उन लोग पे अपीयर हुआ था, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो स्टेशनरी था, रेस्ट पे था, वो कहीं मूव नहीं कर रहा था, मोशन में चार्ज नहीं था। लेकिन जो हमारे 10th में है वो चार्ज वहाँ पे मोशन में है, चार्ज मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या, जब चार्ज रेस्ट स्टेट में रहेगा तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब चार्ज मोशन में रहेगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जब चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मोशन में कब कहेंगे? जैसे बल्ब जल रही है, ठीक, फैन चालू कर दिए तो क्या हुआ, जब हम स्विच ऑन किए तो स्विच से चार्ज फ्लो करके फैन तक गया, स्विच ऑन किए तो स्विच से चार्ज फ्लो करके बल्ब तक गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, चार्ज मोशन में हो रहा है, मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक, क्लियर है? आप सभी ने हर बार एक टर्म का यूज किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म है विच arise ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, छूट गया है, विच arise ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। एनर्जी का एक फॉर्म है जो चार्ज के फ्लो के वजह से राइज होता है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वो। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखते हैं। हम यहाँ भी यूज किए हैं चार्ज, यहाँ भी यूज किए चार्ज, यहाँ भी यूज किए चार्ज। तो चार्ज क्या है? तो देखिए चार्ज क्या है। चार्ज प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस विच अराइज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लास 9th केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ लिए हैं कि जब कोई भी एलिमेंट या एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज अपीयर हो जाते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या फिर गेन कर लेता है तब उसके ऊपर चार्ज अपीयर हो जाता है। तो चार्ज बेसिकली दो टाइप से होते हैं, दो टाइप्स का, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा? पॉजिटिव चार्ज जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तब उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लास 9 केमिस्ट्री में ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे, कब डेवलप होगा? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई भी एटम में इक्वल होता है, ये बाय बेसिक सी बात हम लोग जानते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को, तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा, ज़्यादा कौन बचेगा? पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन बचेगा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। उसी तरह नेगेटिव चार्ज कब अपीयर होगा? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, तब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा प्रोटॉन से तब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपल में बोल सकते हैं फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि कोई भी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम हर एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्लियर है? एसआई यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट का? तब एसआई यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड, चार्ज का कूलम और टाइम का सेकेंड, तो एसआई यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड। और एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उनके रिस्पेक्ट के लिए उनके नाम पे एक एसआई यूनिट और रख दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर। हम लोग आगे चल के इसी यूनिट का यूज करेंगे, आगे चल के कैलकुलेशन न्यूमेरिकल बनाने के लिए हर जगह पे हम लोग एम्पियर का ही यूज करेंगे। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया? कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, जिसको ए इस लेटर ये जो लिखा हुआ है इसके फर्स्ट लेटर से इंडिकेट करते हैं, और इंडिकेट करने टाइम इसको कैपिटल रखा जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं आमीटर या एम्पियर मीटर, इसका पूरा नाम होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं आमीटर। तो जिससे मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आमीटर। इसको सर्किट में पैरेलल जोड़ा जाता है, सर्किट में इसको पैरेलल कंबाइन किया जाता है। आगे पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस टाइम ये क्लियर हो जाएगा सीरीज और पैरेलल। तो अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि एम्पियर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। एम्पियर का रेजिस्टेंस लो रखा जाता है, एम्पियर का रेजिस्टेंस लो रखा जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी आगे देखेंगे, लो क्यों रखा जाता है वो भी आगे देखेंगे। ठीक, तो ये आगे देखेंगे जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वहाँ देखेंगे। तो ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। तो 1 एम्पियर कब कहलाएगा कि सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है? सर्किट में 1 एम्पियर करंट तब कहलाएगा जब उस सर्किट से 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड में पास कर रहा हो। क्या? 1 एम्पियर करंट तब कहलाएगा जब उस सर्किट में हर सेकेंड 1 कूलम चार्ज पास कर रहा हो, मतलब एवरी सेकेंड 1 कूलम चार्ज पास कर रहा होगा, तब करंट कितना होगा उस सर्किट में? तब करंट होगा उस सर्किट में, उस कंडक्टर में या उस वायर में 1 एम्पियर। क्लियर है? वही लिखा हुआ व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करेगा तो कंडक्टर में करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। अगर इसी तरह से हम बोलेंगे कि अगर किसी कंडक्टर में या किसी वायर में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंडक्टर या वायर में 5 कूलम चार्ज हर 1 सेकेंड में पास कर रहा होगा। जैसे जितना भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होंगे या फिर ये 2 पिन प्लग कोड स्विच जितना भी होगा, सब में लिखा हुआ रहता है रेटिंग 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, सभी में लिखा होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? उस वायर से या उस जो भी है कंडक्टर, उससे उतना ही मान के चलिए 5 एम्पियर है तो 5 कूलम चार्ज हर 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। अगर हम बोले कि नहीं 15 एम्पियर में क्या होगा? 15 एम्पियर में 15 कूलम चार्ज हर 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। अगर 20 एम्पियर बोल दिए तो क्या हो गया? 20 कूलम चार्ज हर 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। मतलब ये हुआ। क्लियर है? चलिए अब एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, क्वेश्चन है।
कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो एज वी नो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। यानी कि हम इसको उल्टे सेंस में कहें तो यानी इट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अब यहां भी देखिए आप लोग कितना कम है, चार्ज कितना कम है, -19 में है। -19 में सोच लीजिए कितना छोटा होगा। सो इतना कम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे रहता है। हमको करना कितना है 1, यानी यहाँ करना कितना है 1 कूलम का निकालना है। और यहाँ है ये -19, मतलब 1 बाई के नीचे 0 0 जो 1 बाई के नीचे ऐसे करेंगे ना, 1 बाई, उसके बाद 1 के बाद 0 0 लगाते जाएंगे, 19 0। इतना छोटा, बहुत छोटा चार्ज रहता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अब हमको 1 कूलम का निकालना है। तो इट मीन्स नाउ 1 कूलम में कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 19 बाई 1.6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देते, एक 10 इधर कर देते हैं तो इधर कितना बचेगा 10 टू द पावर 18, 19 था, एक निकाल दिए तो यहाँ कितना बचा 18। अब यहाँ कितना है 1.6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 1.6 जो है वो 10 को डिवाइड करेगा 6.25 बार में, 6.25 में ये पूरा कट जाएगा इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि अगर किसी भी कंडक्टर या वायर से 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, मान के चलिए ये वायर है, अगर इसे 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, कितना 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, ठीक ना, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा 10 टू द पावर 18। काउंट कर पाइएगा इतना दूर तक? अरे इतना दूर तक तो गिनती नहीं बना होगा जैसा हमको लग रहा है। कैसे, मतलब लगा बुझा के क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन इतना दूर तक काउंटिंग हमरा तो नहीं आता भैया, आप लोग को आता होगा तो बता दीजिएगा कमेंट में। तो 10 टू द पावर 18, तो सोच ली 1 कूलम चार्ज पास कर, एकदम धाए से इतना निकल गया, एकदम धाए इतना इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में अगर 1 एम्पियर पास कर रहा है तो कितना निकलेगा 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है तो यानी 1 कूलम चार्ज हर सेकंड में जाएगा, यानी इतना इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में निकलेगा 1 एम्पियर के लिए। और 1 सेकंड होता ही कितना है, हो गया 1 सेकंड, हो गया 1 सेकंड, इतना ही तो होता है। इतने में एकदम 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, रफली कहे तो 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 1 के बाद 18 0 0 0 0 0 लगाते जाओ 18, उतना इलेक्ट्रॉन एक बार में पास होकर एकदम इधर। तो सोच लीजिए, तो ये हो गया 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। बहुत ही प्यारा सवाल था, क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। चलिए, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन किधर होता है? जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो कंडक्टर में करंट फ्लो किस डायरेक्शन में करती है, कैसे? तो कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ हमने एक सर्किट बनाया है, ठीक। तो कन्वेंशनली ऐसा मान लेते हैं हम लोग ऐसा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। करंट जो है सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल, जब स्विच को ऑन किया जाएगा यहाँ पे, तब करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगी। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करेगी और बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, ठीक, क्लियर है। यानी करंट किधर फ्लो कर रही, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर।
इधर से करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, लेकिन वेयर एज जबकि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलती है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे? इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब अच्छा ये एक बात ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों चली? पॉजिटिव से नेगेटिव भी तो जा सकता था ना, लेकिन कहा गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। अब अट्रैक्शन किस में होता है? नेगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव? जब चार्जेस अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगा, तो ये इधर से निकलेगा तभी ना इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो निकलेगा कहाँ से? नेगेटिव वाला से। तो नेगेटिव से सब मान लेते हैं हम लोग कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसलिए यहाँ से निकलेगा और अपने अपोजिट चार्ज की तरफ ये मूव करेगा। तो किधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्किट में ऐसे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है। करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करते हैं सर्किट में, जब सर्किट क्लोज हो। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट तो खैर ये पुरानी बात है। जब स्विच ऑफ रहेगा तो ओपन सर्किट, स्विच ऑन रहेगा तो क्लोज सर्किट। तो जब सर्किट क्लोज रहेगा तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। क्लियर है? तो अब एक सवाल ये आता है कि हाउ करंट फ्लो, करंट कैसे फ्लो करती है? तो जैसे जितने भी कंडक्टर हैं मोस्टली मेटल के ही होते हैं। आपके घर में भी कॉपर वायर होंगे, कॉपर वाले वायर, तो उसमें जो कॉपर है वो भी मेटल ही है। तो ऐसा क्या होता है कि जो मेटल के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, नॉन मेटल के साथ यानी इंसुलेटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। तो हम जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। तब सवाल ये है कि अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक ना। लेकिन सवाल ये है कि कॉपर में, जैसे घर में, आपके घर में कॉपर के वायर होंगे तो उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर ऐसे करंट फ्लो का ही नहीं करता है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो मान के चलिए कोई कंडक्टर है, ठीक, कोई कंडक्टर है, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किए हैं, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया गया है, ठीक, अगर कंडक्टर है उसको किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ कंडक्ट नहीं किया गया, तब क्या होगा? उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इधर उधर रैंडमली, जिधर जिधर मन करे उधर भटकते रहते, घूमते रहते, रैंडमली ऑल डायरेक्शन में वो मूव करता रहता है। किसी को इधर गया, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, जिधर मन किया उधर घूमते रहता है। मीन्स जब क्लास में टीचर नहीं होते हैं तो बच्चा लोग कैसे छटपटाते रहता है, कोई इधर जा रहा है, कोई इससे बतिया रहा है, कोई ओकरा कर रहा है, कोई मोए मोए कर रहा है, करते रहता है ना सब। तो जब क्लास में टीचर नहीं होते तो सब जैसे बचपन छटपटाते रहता है, वैसे जब इसमें जब तक इलेक्ट्रिक सोर्स है या पोटेंशियल डिफरेंस से उसको कनेक्ट नहीं किया जाए तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं आते। जब तक अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया हो तो सब इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते। कुछ इलेक्ट्रॉन को मन किया तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इसे नीचे आ रहा है, कोई ऊपर, सब इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता है, सब इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वही जब विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में नहीं होगा तब
In the absence of any source of electricity like cell or battery, the electron present in conductor moves randomly in cell in all direction in the atom of the conductor. कंडक्टर के अंदर जो एटम है, अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स अप्लाई नहीं किया गया है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव करेंगे, इधर उधर किधर भी जा सकते हैं, ठीक। लेकिन जब बैटरी से उसको जोड़ दिया जाएगा, व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड, जब बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो जैसे इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट कर दिया इसको, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट तो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे था, इसके अपोजिट साइड में, इधर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा था और ये था इलेक्ट्रिक करंट रेड वाला। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, ये सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। यानी कि जब तक टीचर क्लास में नहीं थे तब तक सब बच्चा छटपटाते चल रहा था, कोई इधर छटपटा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन जैसे टीचर आ गए सब एकदम अपने बेंच में बैठ जाते हैं, सब अपने प्लेस पे बैठ जाते हैं, कोई भी इधर उधर घूमते नहीं रहते हैं। बस वही होता है इसमें भी कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर दिया गया है तो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई होने की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स सब इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में पुश कर देता है, मूव करवाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स हर इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर और इन वन डायरेक्शन। क्लियर है? तो इसी को लिखेंगे विथ पोटेंशियल डिफरेंस when a source of electricity like battery is connected between the end of the conductor, then an electric force act on the electrons present in it. The electron start moving negative into positive end of the wire or conductor. जैसे इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिसिटी सोर्स बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है तो इन सब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने लगता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से या नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड के तरफ मूव करने लगते हैं। क्लियर है? अब आगे समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है, इसलिए दोनों अलग अलग है, लेकिन आगे के सेंस में हम लोग दोनों को एक ही मान के चलेंगे। दोनों को हम या तो सिंपली पोटेंशियल बोलेंगे या तो वोल्टेज बोलेंगे, तो उस टाइम हम लोग को सब एक ही समझ के चलना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए उस टाइम हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही समझ के चलना है। तो हम ये दोनों को मिला के आगे सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे, तो उस टाइम आप लोग को समझ जाना है कि इसी सब का बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जब चार्ज को, ठीक ना, वर्क डन, जब चार्ज को इन्फिनिटी से लाना होता है, कहाँ से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या हुआ? वो जगह जो हमें पता नहीं है। इन्फिनिटी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब वो उस प्लेस से जिस प्लेस का हमको कोई आइडिया नहीं, वो हमको पता नहीं, तो वो हमारे लिए इन्फिनिटी हो गया। वहाँ से लाना है तो लाने में तो काम करना पड़ेगा, ऐसे मंत्र मारेंगे तो आने नहीं जाएगा, आ जाओ आ जाओ, ऐसे तो नहीं आएगा, उसको लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पार्टिकुलर पॉइंट। इन्फिनिटी से यानी उस जगह से जहाँ हमको पता नहीं है वहाँ से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लाने में पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि कितना वर्क मैंने किया पर यूनिट चार्ज, चार्ज को लाने में, कितना वर्क मैंने किया पर यूनिट चार्ज, चार्ज को लाने में। क्लियर है? एक बार फिर से, कितना वर्क मैंने किया पर यूनिट चार्ज, चार्ज को लाने में,
वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब इन्फिनिटी से लाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जब हमें पॉइंट पता हो कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक हमको ले जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है, तो ये हो गया हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर दोनों पॉइंट फिक्स है, अगर इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिक्स पॉइंट से ला रहे हैं, एक गिवन पॉइंट से ला रहे हैं, सपोज दैट एक पॉइंट ए यहाँ बोल देते हैं और पॉइंट बी, अगर सर्किट में चार्ज यहाँ से यहाँ तक दोनों हमको पता है तब यहाँ पे बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे ए का पोटेंशियल डिफरेंस और बी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्लियर है, और दोनों को आगे चल के हम सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे, तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं करना है। तो इसका एसआई यूनिट, सॉरी पहले फॉर्मूला लिखते हैं ना, क्या कितना वर्क किया चार्ज को लाने में, कितना वर्क किया पर यूनिट चार्ज को लाने में, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा अब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। क्या रहेगा, वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि इसको डिनोट किया जाता है भी से, इसको डिनोट किया जाता है भी से, तो यानी क्या हो गया, इट मीन्स भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये फॉर्मूला निकल के आया हमारा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका, वर्क का होता है जूल, चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम। और एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और एसआई यूनिट डिफाइन कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ वोल्ट, इसको लेटर भी से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ इसका सिंबल भी है और यहाँ एसआई यूनिट का भी सिंबल इसका भी है, दोनों का भी है, दोनों का सेम है। बहुत बढ़िया बात है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक हो गया। अब आते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का डेफिनेशन। 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो जैसे 1 एम्पियर का किए थे हम लोग कि 1 एम्पियर का कैसे किए थे, पर कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, अगर हर सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो तो 1 एम्पियर का करंट बनता है। तो उसी तरह अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज लाने के लिए, कितना, 1 जूल का वर्क करना, 1 जूल का वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज लाने के लिए, ठीक, कितना, 1 जूल का वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज लाने के लिए, तो कितना वोल्टेज जनरेट होगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्टेज जनरेट होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए वेन, चलिए देखिए अब 1 वोल्ट, when 1 joule of work done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point, अगर 1 जूल का वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो 1 वोल्ट का। अब हमारे घरों में कितना रहता है, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट रहता है ना हमारे घर में, 220 वोल्ट रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 220 220 जूल का वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को लाने में, ठीक। 220 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 220 जूल का वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को लाने में। अगर 440 है, 440 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 440 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, 440 जूल का वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को लाने में। इसका मीन ये हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्या था, हाँ मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ लिख देंगे
पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है और इसको सर्किट में पैरेलली जोड़ा जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है सर्किट में। आगे देखें, आगे हम ये जानेंगे जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस टाइम कि वोल्ट मीटर को पैरेलल क्यों जोड़ा जाता है और सीरीज में क्यों रखा जाता है, रेजिस्टेंस हाई क्यों रहता है, ये सब आगे देखेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।